an offer can be directly accepted. An offer can be directly accepted. Offer contains a hidden promise. An offer contains a hidden promise. सेकेंड पॉइंट है उसी में. पहला क्या लिखा? ऑफर में बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड. दूसरा, ऑफर कंटेन्स अ हिडन प्रॉमिस. ये दूसरा वाला कोई समझाएगा? पढ़ा है अपन ने, बोल. तो अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा. ऑफर देने वाले को परफॉर्म करना पड़ेगा. समझा क्या? अच्छा ठीक है. एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने प्रॉमिस रहते हैं? हाथ ऊपर. 2 प्रॉमिस रहते हैं. इनको क्या बोला जाता है? अगेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोला जाता है. एक ऑफर में 2 प्रॉमिस, सॉरी एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिसेस होते हैं और इन प्रॉमिस को रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोला जाता है क्योंकि एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस होता है. ठीक है. अगर ऑफर सॉरी एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिस हो तो ये पहले कौन से अग्रीमेंट बने होंगे? एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस है, मतलब 2 प्रॉमिस है, तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा. इसका मतलब ये कौन सा अग्रीमेंट है? कमर्शियल नेचर का अग्रीमेंट है. लेकिन अब कमर्शियल वर्ड यूज करना बंद कर दो, तो आप यूज करोगे नॉन एशियस. क्या बोलेंगे? और अगर सिंगल प्रॉमिस रहा तो सोशल अग्रीमेंट्स, दैट इज ग्रेशियस. समझा क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट. वन इज सोशल अग्रीमेंट, अदर इज कमर्शियल. अब ये यूज करना बंद. उसके बाद पढ़ेंगे अपन ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस. ग्रेशियस अग्रीमेंट एंड नॉन ग्रेशियस अग्रीमेंट. और पहला कौन सा था? दूसरा क्या है? पहला क्या बोलता? एक ही सिंगल प्रॉमिस होता है उसमें, मतलब वन साइड. ठीक है. और नॉन ग्रेशियस दोनों साइड से. तो जब दोनों साइड से कुछ ना कुछ होता है, गिव एंड टेक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्विड प्रो को. समथिंग इन समथिंग इन समथिंग इन क्विड प्रो क्विड प्रो समथिंग इन. पक्का? कंसर्न कितने टाइप के? क्या क्या है? एसेंट और एसेंट और अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस डैश इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट. agreement plus dash is equal to contract. Again enforceability by law. Section 2a plus section dash is equal to section 2h. Section 2a plus section 2b is equal to agreement. तो section 2e plus enforceability by law is equal to contract. ये लिखाया तो है तुमको, अब ध्यान से. तो section 2a plus section 2b is equal to section 2e. वेरी गुड. इसका मतलब क्या था? ऑफर सेक्शन 2a प्लस एक्सेप्टेंस सेक्शन 2b इज इक्वल टू सेक्शन 2. पक्का? देख लो. ठीक है. अग्रीमेंट लॉफुल ही रहता है या फिर अनलॉफुल भी हो सकते हैं? अग्रीमेंट्स कोई भी नेचर के हो सकते हैं. लॉफुल भी हो सकते हैं, अनलॉफुल भी हो सकते हैं. बराबर है. कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ ही और सिर्फ लॉफुल होने चाहिए. समझ आया क्या? ठीक है. जो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलिड. वैलिड बोलते हैं. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ. बट जो अग्रीमेंट लॉफुल रहते हैं वो क्या रहते हैं? इनवैलिड रहते हैं. ठीक है. और उसको क्या बोलेंगे? अनएनफोर्सिएबल. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है. जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं वो कौन से है? एनफोर्सिएबल. जिस अग्रीमेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते? अनएनफोर्सिएबल. वेरी गुड. तो फिर लॉ कितनी चीज बताता? 3. क्या क्या बोलता? एक तो लिस्ट ऑफ वैलिड, दूसरा लिस्ट ऑफ, और एक तीसरा. तो जिसके बारे में लॉ साइलेंट रहता, राइट? तो एक लॉ बताता टू डू, एक लॉ बताता नॉट टू डू, और एक साइलेंट. वेरी गुड. इसके बाद कुछ बचा क्या? आओ, बचा ना? क्या बचा? इंटेंशन कितने टाइप के है? क्या क्या है? बोनाफाइड और बोनाफाइड और
बोनाफाइड और you know what, sometimes your lips doesn't match what you're saying. ए जोगी जी, ठीक है. So intentions are of two types. पहला, दूसरा, पहला, दूसरा. बोनाफाइड का मतलब इन गुड फेथ, और मेलाफाइड का मतलब मेलाफाइड, फिर गुड फेथ, बोनाफाइड, मेलाफाइड, बोनाफाइड, मेलाफाइड, बैड फेथ, गुड फेथ, बोनाफाइड, बैड फेथ. अब हो गया, याद हो गया ना? अब पक्का याद हो गया. अब गड़बड़ नहीं किया ना तुमने ऐसा. एसेंट कितने टाइप के? हाँ, एसेंट और एसेंट दो टाइप के. हाँ, कंसर्न्ट दो टाइप के है. एक होता है एसेंट और दूसरा है डिसेंट. एसेंट बोले तो यस, एसेंट मतलब. तो ठीक है, हम एसेंट को इस चैप्टर के दौरान क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्टेंस. ये बैठना चाहिए दिमाग में. एक्सेप्टेंस बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? डिसेंट का मतलब इस चैप्टर में रिजेक्ट, मतलब नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर इज डिसेंट, एंड टू एक्सेप्ट द ऑफर इज एसेंट. तो ऑफरर ने ऑफर किस प्रकार का करना चाहिए? अरे क्या बात, जो एक्सेप्ट हो जाए उस प्रकार का ऑफर करना चाहिए. मेक मी एन ऑफर दैट आई कांट. अरे पगलो, फिर देखा ऐसा. देखा, रोज स्लो पढ़ते तो कैसा लर्न होता. अभी समझ आई बात? अभी बेसिक खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे बाकी है. फिर स्टिल अपन काफी प्रोग्रेस पे है, अच्छे खासे प्रोग्रेस में चल रहे हैं. तो पहला रूल अगेन, ऑफर का पहला रूल, फर्स्ट रूल. देखो, ऑफर के कुल मिलाकर बहुत सारे रूल्स है. वो क्या है पहले सुन लो एक बार आज. समझा? सुन लो. An offer must be capable of creating legal relation. An offer must be certain, definite and not vague. An offer must be communicated to the offeree. An offer must be made with a view to obtain the assent of the other party. अब इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत गौर से सुनना. सिर्फ सुनना, समझेगा तो कुछ है नहीं तुमको. सिर्फ सुनना. Offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. आया तो ठीक, नहीं आया तो बाद में बताऊंगा. उसके बाद होता है ऑफर जनरल और स्पेशल. फिर होता है ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. फिर उसके बाद में एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर. एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइस स्टेटमेंट. खत्म. कौन सा वाला रूल भूला मैं, बताओ? भूला मैं एक. एन ऑफर मस्ट बी और मे बी कंडीशनल. मे बी कंडीशनल, ये वाला रूल मैं भूल गया बोलते वक्त. ठीक है. सो ऑफर, ऑफर का पहला रूल है ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन. तो ऑफर कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ताकि वो एक लीगल रिलेशन को क्रिएट कर सके. तो ऑफर में वो कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके. और एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए ऑफर आपका लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. सेकंड स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा था, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग. सर्टेन का मतलब क्लियर, सर्टेन मतलब क्लियर. ऑफर मस्ट बी क्लियर. डेफिनेट, डेफिनेट बोलते हैं सॉलिड, एंड नॉट वेग मतलब विदाउट, फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी, मतलब विदाउट एनी कंफ्यूजन. सामने वाले को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत डालो, ऐसा ऑफर करो. तो जैसे एग्जांपल अपन ने क्या दिया था, बता सकते? दो फोन्स. तो मैंने क्या बोला? सिर्फ मुझे फोन बेचना है, मैंने सिर्फ इतना कहा. तो इसमें क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट. क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा? कौन से फोन की बात करें, है ना? कौन से फोन की बात करें, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो क्लैरिफाई नहीं होगा. फिर इसका एक दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया था ऑयल का, कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो वेराइटी ऑफ ऑयल में डील करता, बराबर है. तुमने उसको बोला 1 किलो तेल चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. क्यों? उसके पास में दोनों प्रकार के तेल है, हेयर ऑयल भी और
एडिबल ऑयल भी है। एडिबल बोले तो खाने वाला तेल, और हेयर ऑयल बोले तो ऑब्वियसली, हाँ। तो दोनों प्रकार के तेल है, और तुमने उसको 1 किलो ही तेल मांगा तो वो क्या सोचेगा, कौन सा वाला भेजूं। उसने हेयर ऑयल भेजा, फिर बाद में तुम हेयर ऑयल खाने के तेल में डाल के बना रहे हो, उससे चलेगा क्या? खाने के तेल की तो हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, सुगंध बढ़िया आएंगी क्या? फिर उसको ऐसा भी कर सकते तुम, ये खाना उसके अंदर का तेल कर सकते ना, क्योंकि तुमने कंफ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ। तो ये कंफ्यूजन को दूर कैसे कर सकते हैं? क्लैरिफिकेशन देकर, क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं? तो तुमको ऑर्डर देते वक्त ये बोलना पड़ेगा कि हमको कौन सा तेल चाहिए, एडिबल ऑयल, मतलब जो खाने के लिए, समझा? तो यू हैव टू स्पेसिफाई। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी सिर्फ एक ही प्रकार के ऑयल में डील करती है, वो एडिबल ऑयल है, तो तुमको स्पेसिफाई करने की जरूरत है या नहीं? एक ही प्रकार के ऑयल में डील करती है अगर सामने वाली पार्टी, तो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों नहीं करना पड़ेगा? सर ऑब्वियस बात है, वो उसको भी पता है कि वो सिर्फ एक ही ऑयल बेचता है, और मेरे को भी पता है कि वो एक ही ऑयल बेचता है, तो मैंने सिर्फ उसको बोला 1 किलो तेल भेज दे, तो ऑब्वियसली कौन सा तेल भेजेगा? एडिबल ऑयल भेजेगा। समझा क्या? पक्का समझा? ठीक है, तो दिस इज ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। आगे बोल क्या? बना लो फिर उसी में। अब पता नहीं, मैंने देखा नहीं तो आई डोंट नो, नहीं पता मेरे को, नहीं तो घर पे भी नहीं है ना। दूसरी तो एक ही प्रकार का तेल आता क्या? आगे नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कितनी पार्टीज रहती? पहले क्या रहते हैं? ऑफर करने वाला, जिसको ऑफर करते, ऑफरी के पास कितने ऑप्शन है? क्या क्या? वेरी गुड। अगर एसेंट बोला तो? डिसेंट बोला तो? अभी तो क्या बनेगा? अग्रीमेंट बन जाएगा दोनों के बीच में, और ऑफरर बन जाएगा, ऑफर ही बन जाएगा। पक्का? लिखा क्या ये सब? हवा में बात करें? लिखा ना? हाँ तो फिर देख के बताओ ना, अभी एग्जाम थोड़ी है। ठीक, तो तुमने दो स्टेटमेंट्स लिख लिए। ऑफर में बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड, ऑफर कंटेन्स हिडन प्रॉमिस। अब एक लाइन छोड़ के लिखना, उसी में, उसी रूल में लिखना है, पर है इनविटेशन टू ऑफर कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड। इनविटेशन टू ऑफर कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड सॉरी। इनविटेशन टू ऑफर कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेप्टेड। दूसरा, invitation to offer does not contain a hidden promise. Invitation to offer does not contain a hidden promise. Final statement लिखो, thus offer is not an invitation. Thus offer is not an invitation. Thus offer is not an invitation. It is an intention. It is an intention to enter into. It is an intention to enter into an agreement. It is an intention to enter into an agreement. कि जब किसी पर्सन को कोई भी चीज का भाव निकालना होता है तो क्या करते हैं?
जैसे मेरे पास में कोई चीज़ है और मेरे को उसका भाव निकालना है, मतलब वैल्यू करवाना है, तो कैसे करवाते हैं? उसको है ना जानबूझ के ऐसा बोलते पब्लिकली कि उसको बेचना है, उसके बेचने के इंटेंशन होते नहीं है वो बस मार्केट में रेट निकालना चाहता है। तो वो क्या करता मार्केट में जानबूझ के ऐसा फैलाता कि उसको अपनी चीज़ बेचनी है। समझा क्या? तो वो वेट करता कि लोग बताएंगे कि उसकी चीज़ कितने में खरीदने के लिए रेडी है। जैसे वो भाव भाव नहीं बताएगा, इनकम्प्लीट ऑफर देगा। क्या बोलेगा? मुझे अपना सो एंड सो व्हीकल बेचना है, ऐसा बोलेगा। ठीक है। अब लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई गाड़ी बेच रहा है, देख लेते क्या है क्या नहीं, और फिर बताएंगे लोग कि भाई कितने में खरीदेंगे करके। तो उससे उसको टेंटेटिव मार्केट वैल्यू उसके गाड़ी का पता चल जाएगा। बेचने का उसका इंटेंशन कभी था ही नहीं। तो प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब प्राइस डिटरमाइन करने के लिए उसने जानबूझ के मार्केट में एक इनकम्प्लीट ऑफर निकाला। क्या बोला मैंने? इनकम्प्लीट ऑफर निकाला, कंप्लीट ऑफर नहीं निकाला। ये समझा क्या? पक्का? उसने सिर्फ क्या बोला है? उसको अपनी गाड़ी बेचने की इच्छा है, ना भाव निकाला ना कुछ, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑफर है। तो ही इज एक्सपेक्टिंग समवन टू कोट प्राइसेस। समझ आया? अच्छा, कभी गाड़ी खरीदने गए हो किसी के साथ? हाँ। तो शोरूम पे जाने के बाद में सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? कोटेशन लेते हैं, बराबर है? क्योंकि तुमको 2-3 व्हीकल्स पसंद आती, तो अलग अलग शोरूम वाले रहते हैं, तो तुम हर शोरूम पे जाके सबसे पहले कोटेशन निकालते हैं। कोटेशन निकालना क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। कोटेशन इज एन इनविटेशन टू ऑफर। फिर अगर तुमको वो प्राइस सूटेबल है तो तुम क्या बोलते हैं? सर ये गाड़ी करवा दीजिए। समझा क्या? ये था। फिर शोरूम वाला तुमको बोलेगा यस और नो, मतलब एक्सेप्टेंस। ये बात समझ आई? इसका कल मैंने एग्जांपल दिया था, कंपनी जब शेयर्स इशू करती, तो कंपनी शेयर्स इशू करते वक्त सबसे पहला स्टेप क्या करती? प्रोस्पेक्टस। क्या करती सबसे पहला स्टेप? तो एक कंपनी जो कि क्या इशू करना चाहती है? शेयर्स बेचना चाहती है। शेयर्स बेचने का सबसे पहला स्टेप है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये समझा? इसको बोलेंगे हम इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोलेंगे? क्या बोला? फिर एक सेकेंड स्टेप होता है जहां पर लोगों से रिसीव होते एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये रिसीव किए हमने। जब एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव हो रहे हैं तो लोग हमें क्या दे रहे हैं? एग्जैक्टली ऑफर। थर्ड स्टेप, जब कंपनी शेयर्स अलॉटमेंट करती है, मतलब शेयर्स दे देती है, तो क्या? इट्स एन एक्सेप्टेंस। इट्स एन एक्सेप्टेंस। ये बात समझ आई क्या? तो 3 स्टेप हो गए अग्रीमेंट बनने बनने। देख लो, पहले क्या हुआ? इनविटेशन। दूसरा क्या हुआ? ऑफर। तीसरा एक्सेप्टेंस। पहला, दूसरा, तीसरा, तब जाके इस केस में बना। ये समझा क्या? पक्का? शेयर्स का अग्रीमेंट लॉफुल है या अनलॉफुल है? तो दिस बिकेम अ लॉफुल अग्रीमेंट एंड हेंस इट इज अ। ये समझ आया? इससे क्या प्रूव हो गया? अग्रीमेंट अगर लॉफुल है तो इससे क्या प्रूव हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। कुछ समझ आया? द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, thus it is a contract। ये लिख के रखो आपके पास में, इसी में लिख लो। जो अभी रूल चल रहा है ना अपना, उसी में लिख के रखो। ऑफर डायरेक्टली एक्सेप्ट हो सकता है, मतलब ऑफर डायरेक्टली एक अग्रीमेंट बन सकता। इनविटेशन डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं हो सकता,
इसके लिए इनविटेशन डायरेक्टली अग्रीमेंट नहीं बन सकता, इट हैज़ टू गो थ्रू ऑफर। कुछ बात समझ आई क्या? पक्का? अब ये जो केस है, इनविटेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये आप लोगों को समझा क्या? पक्का समझ आया क्या? हेलो, समझ आया? यस और नो? तो इनवाइट करना मतलब क्या? इनवाइट मतलब क्या? तो इनवाइट मतलब नॉर्मल टर्म्स में इनवाइट करना, लोगों को ऑफर देने के लिए इनविटेशन भेजना, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। समझा? दूसरा, ऑफर क्या रहेगा? लोग आएंगे और आपको प्राइस ऑफर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइस ऑफर करेंगे। अगर वो प्राइस आपको एक्सेप्टेबल है तो आप क्या करोगे? एक्सेप्ट, मतलब यू विल गिव एन एसेंट टू द प्राइस ऑफर्ड। ये समझा क्या? यू विल गिव एन एसेंट टू द प्राइस ऑफर्ड। ये बात समझ आई? पक्का? लेकिन अगर इन दोनों के बीच ये हुआ तो क्या? तो वो बन जाएगा एक और ऑफर। मतलब अभी तक के बात एक्सेप्टेंस पे पहुंची नहीं है, तो मतलब हम सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस ही देख रहे हैं। ये समझा क्या? मतलब ऑफर और ऑफर ही खेल रहे हैं इन शॉर्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं, सॉरी, ऑफर और ऑफर ही आ रहे हैं। क्योंकि बार्गेनिंग के केस में क्या होगा, आपको जो प्राइस ऑफर आया है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस वजह से आप एक और प्राइस का ऑफर दोगे। समझा क्या? बार्गेनिंग क्या रहता, पहले कोई ऑफर करता 100 रुपए में, फिर तुम बोलते 80 में, फिर वो बोलता नहीं 85, फिर तुम बोलते ठीक है दे दे। तुम जब बोलते ठीक है दे दे, तब हुआ वो एक्सेप्टेंस। लेकिन उससे पहले तुमने क्या किया? बार्गेनिंग की। वो बार्गेनिंग क्या रहता? इट्स अ काउंटर ऑफर। तो सर, क्या ये ऑफर का एक टाइप है? हाँ, काउंटर ऑफर ऑफर का एक टाइप है। तो आगे के रूल्स पढ़ने से पहले सेंटर हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ऑफर, जिसमें से हम एक पढ़ चुके हैं जिसका नाम है काउंटर ऑफर। अब अगर किसी पर्सन का मार्केट में बायोडेटा निकाला है तो तुम उसको किस प्रकार का ऑफर बोलेंगे? मैंने क्या बोला पहले सुना क्या? अगर किसी भी पर्सन का तुमने बायोडेटा निकाला मार्केट में, बायोडेटा, हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ वो किस प्रकार का ऑफर है? वो तो ठीक है, ऑब्वियस बात है, लेकिन किस प्रकार का, मतलब व्हाट टाइप ऑफ ऑफर इट इज, ऑप्शंस। तुम उसको जनरल में डालोगे या स्पेशल में डालोगे? जनरल में डालेंगे कि स्पेशल में डालेंगे? बोल, जनरल में कि स्पेशल में? दीदी मैंने तुमको पूछा, तुम ऐसे मेरे को मत पूछो वापस। जनरल? नहीं नहीं, स्पेशल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने पूछा ये, तुमको जवाब देना है। हाँ, तो कौन सा टाइप का है? स्पेशल। क्यों जनरल क्यों नहीं है? स्पेशल ऑफर है वो, क्योंकि चीज स्पेशल है। बोलो जल्दी। उसका जवाब गलत है, स्पेशल ऑफर नहीं है, इट्स अ जनरल ऑफर। रीजन? बायोडेटा नहीं जाता कंपनियों को। हाँ, तो बायोडेटा अलग चीज है। इन शॉर्ट, बायोडेटा इज एन ओपन ओपन
ऑफर, ठीक है। देखो, ये सिर्फ पढ़ने के लिए रहेगा, अगला जो एग्जाम्पल है वो, ठीक है। ओनली इन द ल्यू ऑफ स्टडीज, नॉट इन द ल्यू ऑफ एनीथिंग। डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया मैंने, ठीक है। तो अगला जो एग्जाम्पल है, कृपया करें उसको किसी के साथ रिलेट ना करें। तो ध्यान से सुनो। सबको प्रपोज करते सृष्टि, हाउ, सबको करते क्या? बोलो जल्दी। नहीं ना, एक स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन को प्रपोज किया जाता है, राइट? हाँ। सी वी आर स्टडिंग ओनली इन योर स्टडीज, ओके? हाँ, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ऑब्वियसली किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही प्रपोज किया जाता है, राइट? पक्का? पक्का ना? हाँ। इसके बाद एक और चीज बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बात समझ आई? पर तो ये किस प्रकार का ऑफर है, जनरल या स्पेशल? एग्जैक्टली exactly. तो पहला हो गया जनरल ऑफर, दूसरा हो गया, तीसरा हम ऑलरेडी पढ़ चुके, दैट इज, उसके बाद आता है एक और, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर कोइंसिडेंस है। क्या बोला? क्रॉस ऑफर क्या है? कोइंसिडेंस। इसका मतलब बताएंगे प्लीज? कोइंसिडेंस, इत्तेफाक। इत्तेफाक से क्या होता? इत्तेफाक से हम वही ऑफर कर देते सामने वाले को जो सामने वाला हमको करने वाला। ये समझ आया क्या? इत्तेफाक से हम सामने वाले को वही ऑफर करते जो सामने वाला भी हमें करने ही वाला था। कुछ बात समझ आई कि नहीं समझ आई? क्या समझ आया? बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट एकदम। तो उसको इंग्लिश टर्म्स में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश टर्म्स में बोलते आइडेंटिकल ऑफर। इसका रीजन क्या है? आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, बोले तो कुछ भी चेंज नहीं। बात समझ आई? एकदम सेम टू सेम। जितने में मैं इससे इसका फोन मांगने वाला था, बस ठीक उतने में ही उसने अपना फोन मुझे ऑफर किया। मान लो मैं इससे इसका फोन 20,000 में मांगने वाला था, इसने ठीक 20,000 में ही अपना फोन मुझे ऑफर किया। कुछ समझ आया क्या? सेम फोन, सेम वर्थ, सेम प्राइस, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो सच काइंड ऑफ ऑफर हैपेंस कोइंसिडेंटली, मतलब इत्तेफाक से होता है। तो दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिकल ऑफर्स। दीज ऑफर्स आर सेम टू सेम। काउंटर और क्रॉस, ये दोनों में फर्क बताइए हाथ ऊपर करके। काउंटर और क्रॉस, ये दोनों में अंतर बताना है। बोल। अलग अलग ओपिनियंस रखते तो इधर लिख देते नॉट, बस इतना ही फर्क है। काउंटर ऑफर्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब वो सेम टू सेम नहीं होते। जैसे ये मुझे अपना वही फोन ऑफर कर रहा जो मैं इससे खरीदना चाहता हूँ, फर्क पड़ गया प्राइस में। ये 20,000 बोल रहा, मैंने इसको 18,000 बोला। अभी समझ आई बात? ये क्या हो गया? क्लियर है क्या? पक्का? सो नॉट आइडेंटिकल। उसके बाद में स्पेशल ऑफर को क्या बोलेंगे? करेक्ट, प्राइवेट ऑफर। चौक पे बैठकर कोई प्रपोज नहीं करता भरे चौक में। मना कर दिया तो बेइज्जती ज्यादा लेवल पे होंगी।
समझा ना? तो इस वजह से दो चीजें याद रखना ऑफर के केस में। एक, बिल्कुल करो स्पेशल ऑफर, लेकिन स्पेशल ऑफर करते वक्त ऑफर का एक रूल ध्यान रखना, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। बात समझ आई? मतलब स्पेशल ऑफर करते वक्त एकदम कन्विंसिंग ऑफर करने का कि सामने वाला मना ही ना कर पाए। अभी समझा? ऐसा पॉइंट क्लियर? अब इसको यहीं भूल जाना। ठीक, लास्ट एक और बचा है अभी। इसका नाम है कंटिन्यूइंग ऑफर। क्या बोला? कंटिन्यूइंग ऑफर। तो एक मिनट, हाँ, इसको जनरल बोल दिया ना अपन ने, ठीक है, नथिंग टू वरी। क्या बोला? हाँ वही, कुछ तो भूल रहा था मैं, थैंक यू। इसके नीचे आएगा पब्लिक ऑफर, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऑफर, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जब भी सेल लगाते हैं तो बिग बिलियन डेज नामक एक सेल चलता ऑन फ्लिपकार्ट, और दिवाली फेस्टिव सीजन चलता ऑन अमेजोन। तो ये दोनों जब सेल चल रहे होते हैं, क्या ये साल भर चल रहे होते हैं? ये सेल 7 to 12 डेज ऐसा कुछ टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। तो जिस ऑफर में टाइम ड्यूरेशन हो, जिस ऑफर में टाइम ड्यूरेशन हो, उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर, which is also called as, correct, which is also called as standing offer। क्या बोला? स्टैंडिंग। जैसे ऑफर लैप्स होने के बाद, लैप्स का मतलब क्या? टाइम खत्म हो गया तो ऑफर हो जाएगा लैप्स। ऑफर लैप्स होने के बाद एक्सेप्टेंस पॉसिबल है या नहीं? एक्सेप्टेंस पॉसिबल है कि नहीं है, बताओ जल्दी। समझ आया? अब इसका एग्जांपल सुनना। मैंने अंश को भी ऑफर दिया मेरा फ़ोन बेचने का, और मैंने शर्मा जी को भी ऑफर दिया मेरा फ़ोन बेचने का। सेम फ़ोन के दो ऑफर्स किए, कुछ गलत किया क्या? गलत नहीं है। यहाँ पर मुझे एक ध्यान रखना है कि अगर अंश ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो मुझे ये जानकारी दे देनी चाहिए किसको? शर्मा जी को। शर्मा जी को बोल देना चाहिए कि शर्मा जी अब ये ऑफर जो है वो कैंसिल हो चुका है, बिकॉज ये फ़ोन मैंने बेच दिया है। बेच दिया है, समझा क्या? मतलब अंश ने फ़ोन खरीद लिया है, तो डील अब हो गई ख़त्म, ऑफर हो गया लैप्स। समझा क्या? तो वो कुछ टाइम ड्यूरेशन तक के ही ओपन था। कुछ समझ आई बात? सो टाइम ड्यूरेशन इन्वॉल्व है तो ऑफर स्टैंडिंग कहलाता। अगर एक जैसा है, दैट इज आइडेंटिकल है, तो क्रॉस कहलाता। अगर नॉट आइडेंटिकल है लेकिन स्टिल ऑफर के बदले ऑफर दिखाई दे रहा है तो इट्स अ काउंटर ऑफर। अगर किसी को प्राइवेटली ऑफर किया गया है तो इट्स कॉल्ड एज अ स्पेशल ऑफर। और इन केस अगर तुमने पब्लिक ऑफर किया है तो इट्स कॉल्ड एज, इसको मैं प्रूव भी कर सकता, एक आखिरी एग्जांपल। तो जैसे मेरे पास में कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स की मेंबरशिप है। क्या है? की मेंबरशिप। ये वर्ड मेंबरशिप यूज हो जाने से एक चेंज आ जाता कि कुछ ऑफर्स सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होते हैं। अगर नॉन मेंबर्स वहां जाते तो उनको कुछ ही ऑफर्स अप्लाई होते। फर्क समझ आया क्या कुछ? मेंबर गया तो उसके लिए एडिशनल 10% ऑफ होता है, लेकिन अगर नॉन मेंबर गया तो उसको 10% का फायदा नहीं मिलता। जैसे मान लो के लिए कि मेरे पास में लाइफस्टाइल का कार्ड है, मेंबरशिप कार्ड है, तो जब भी मैं लाइफस्टाइल के स्टोर में जाऊं, अगर वहां फ्लैट 50 ऑफ चल रहा है तो मुझे वो 60 ऑफ देते हैं। रीजन? मेंबरशिप। लेकिन मेरे साथ चलने वाले लोगों को सिर्फ 50 का ही फायदा मिलता। रीजन? नॉन मेंबर।
तो जो 10% वाला ऑफर है वो तुम किस कैटेगरी में डालोगे? एग्जैक्टली तुम डालोगे स्पेशल में, क्योंकि वो स्पेसिफिक लोगों के लिए ही किया गया है। समझ आया क्या? ताइबा सबको पता है, क्लोथिंग इधर शोरूम है उसका, तो क्या उधर बाहर वो ऑफर लगाते बहुत सारे, इतना इतना ऑफ, बाय वन गेट वन, वट जो भी बहुत सारे ब्रांड्स पे ऑफर लगाते हैं। तो जब वो ऑफर लगाते तब क्या वो वहाँ पर नामों की लिस्ट देते कि ये ऑफर सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है? पहले नंबर पे नाम मेरा तो नहीं लिखते, वो नाम ही नहीं लिखते सर। क्यों? सर उस ऑफर का लाभ कोई भी ले सकता, क्योंकि वो ऑफर कौन सी कैटेगरी का है? जनरल कैटेगरी का है। तो जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, but a special offer can only be accepted only by the person to whom the offer was made. जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन स्पेशल ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता जिसको मैंने ऑफर एक्चुअली किया था। बात समझ आई? अब तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल लेंगे फिर, ठीक है? तो अभी किसी को प्रपोज किया होगा, मान लो ऐसा हुआ तो नहीं है, मान लो पढ़ाई कर रहे ना अपन, तो थोड़ा सा मान के चलो। हाँ, नहीं तो क्या हुआ? अब वो रहता लड़कियों का झुंड में ही चलेंगे, 3 का झुंड रहेगा, ट्रायो। बस वही हुआ, ऑफर किया बीच वाली को, जवाब दिया लेफ्ट वाले ने। अभी बताओ सही हुआ कि गलत हुआ? क्या अग्रीमेंट बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि सर आपने जिसको ऑफर किया था उसने तो रिप्लाई नहीं दिया, एंड नो रिप्लाई मींस नो रिप्लाई। तुम कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते, बराबर है? लेकिन सर जिसको आपने ऑफर नहीं किया था उसने इंटरेस्ट दिखाया, तो इन दैट केस क्या अग्रीमेंट हुआ? रीजन, द ऑफर वाज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, और सिर्फ उसी को अधिकार था वो ऑफर एक्सेप्ट करने का, किसी और को। तो बस वही एग्जांपल नीचे भी लिया मैंने कि अगर मेंबरशिप है तो वो ऑफर महज मेंबर्स के लिए ही होगा, नॉन मेंबर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये समझा क्या? बेस्ट एग्जांपल टू दिस इज प्राइम मेंबरशिप ऑन Amazon। जब आप प्राइम खरीदते हो तो आपको Amazon और भी बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि वो नॉन प्राइम मेंबर्स को ऑफर नहीं करता। जैसे जब दिवाली फेस्टिव सीजन आता है तो Amazon एक दिन 2 दिन पहले ही अपने प्राइम मेंबर्स के लिए ऑफर्स खोल देता, लेकिन वो ऑफर्स नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए थोड़े दिन बाद आते हैं, मतलब जब एक्चुअली ऑफर आएगा तभी मिलेगा। समझा क्या? इसका मतलब प्रेफरेंस मिलता है। दैट काइंड ऑफ ऑफर इज कॉल्ड एज अ स्पेशल ऑफर, बट जो सबको मिल रहा वो क्या है? जनरल है। बात समझ आई? पक्का? तो एक रूल है और दिमाग में अभी लिखना नहीं है कि जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन स्पेशल ऑफर सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्सन जिसको ऑफर किया था वो एक्सेप्ट कर सकता। कुछ बात समझ आई? जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, but a special offer will be accepted only by the one to whom the offer was made। क्लियर है? पक्का? तो इस जनरल ऑफर के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड एक केस स्टडी है, लेकिन जो आज नहीं पढ़ेंगे वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? मगर ये अभी लिख लो जो अपन ने पढ़ा, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस और कंटिन्यूइंग, एज इट इज लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है। हेड हेड टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप से टोटल? 5। पहला जनरल, दूसरा स्पेशल, तीसरा काउंटर, चौथा क्रॉस और आखिरी कंटिन्यूइंग। राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट रूल लिखो।
बोलूं? ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। प्रिया क्यों हंस रही? कुछ याद आया देखो फिर? तो ऑफर एक्सप्रेस्ड भी हो सकता और इम्प्लाइड भी हो सकता। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या और इम्प्लाइड का मतलब क्या, बताओ? तुमको बता चुका मैं, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड हमने एसपी में ही पढ़ लिया है। अबे यार कम ऑन, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा। मैं एब्सेंट था उस दिन। जब तक मम्मी तुमको सिखा रही थी ब्रश करना तब तक वो, फिर, और आज तुम खुद ही करते ना तो वो क्या है? तो बताना पड़ता क्या? लग रहा है ऐसा है तुषार? ए तुषार, क्या फिर ब्रश खुद ही कर लेता या सबरे मम्मी बताती कि ब्रश करना है? बोल जल्दी। पापा बताते कैसे? ऐसे घिसते? ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे ही करते हैं? ऐसे मुंडी पकड़ते हैं उनके पीछे से, ऐसे पकड़ते टकले रहते ना बे, छोटे बच्चे हैं ना, बाल कहाँ से पकड़ेंगे उनके? हाँ तो ऐसे नहीं। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड। जब ऐसा ना हो आपकी जिंदगी में तो दैट इज, अगर आप ब्रश करते होंगे तो करते, खुद से करते, कोई करवाता, कोई बोलता, तो इम्प्लाइड है। समझा? तो इम्प्लाइड मीन्स दोज थिंग्स जिसके लिए आपको एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं हो। समझा क्या? मतलब जो चीजें आपको बताना ना पड़े वो हो गई इम्प्लाइड, और जो चीजें आपको बतानी पड़े वो हो गई। एक एग्जाम्पल, तो मैं एक शॉप पर गया, वहां जाने के बाद में मैंने चिप्स का एक पैकेट उठाया, उसको काटा, मतलब फाड़ा, और चिप्स खाना चालू, और फिर मैं दुकान से चल दिया। चलेगा क्या? किसको नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? सर दुकान तुम्हारे नहीं है। तो इन शॉर्ट, खाया, कुछ नहीं बोला, इट इज इम्प्लाइड कि मैंने वो चिप्स का पैकेट एक्सेप्ट कर लिया है। समझा क्या? बोलने की भी जरूरत, चलो ठीक है। सर मान लो कि तुम्हारे पहचान वाले की दुकान है, तुम गए, ऐसे चॉकलेट के डब्बे पड़े रहते हैं, है ना? तुमने अपनी पसंदीदार चॉकलेट का डब्बा खुला, एक चॉकलेट निकाली, ढक्कन लगाया, खाए, और उससे चॉकलेट काटे काटे बात कर रहे, बराबर ना? कुछ नहीं बोला बेचारा, पहचान वाला है, वो भी सोच रहा, एक गरीब को दान कर दिया, तो चॉकलेट दे दी, कुछ नहीं बोला, कोई पैसे नहीं मांगा। फिर तुम ये देख कर इम्प्रेस हो गए, तुम इतने इम्प्रेस हो गए, फिर तुमने ढक्कन खोला, फिर तुमने एक चॉकलेट निकाली, फिर तुमने खाया, फिर बेचारा कुछ नहीं बोला, बोले आज 2 बार दान किया। ऐसा लेकिन चलता गया, और एक टाइम ऐसा आया तुम डब्बा बस हाथ में ऐसे पकड़कर, ढक्कन खुला ही है, खाना चालू है तुम्हारा। ये एक्शन क्या जस्टिफाई करते हैं? कि तुम इंटरेस्टेड हो इन बाइंग दैट डब्बा ऑफ चॉकलेट्स। समझा क्या? वो जाने थे, वो समझना पड़ता। दिस इज इम्प्लाइड, यू डोंट नीड टू एक्सप्रेस। समझ आया? हाँ, तो एक्सप्रेस क्या रहता है ये लिखते, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा। तो एक्सप्रेस में दो चीजें होती हैं, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस बाय वर्ड्स एंड इट इज ऑलवेज इम्प्लाइड बाय एक्शंस। बाय वर्ड्स में दो चीजें आती, क्योंकि हम शब्द बोल भी सकते और कंपनी शब्द लिखती है। सुबह तो पढ़ा, एमओए और एओए। हाँ, सो वर्ड्स में बी ओरल और वर्ड्स में बी
रिटर्न। ये समझ आया? तो दीज आर एक्सप्रेस्ड। एक्शंस मीन्स ओनली कंडक्ट। डन। पक्का? लिख लिए क्या? ऑफर दो टाइप के होते हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये एक्चुअली टाइप ऑफ ऑफर नहीं है, ये नेचर ऑफ ऑफर है कि ऑफर में भी ऑफ टू नेचर्स, वन में बी एक्सप्रेस एंड द अदर में बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस ऑफर्स आर ऑलवेज बाय वर्ड्स, ऑलवेज बाय वेदर स्पोकन और रिटन, मतलब वो ओरल और रिटन। एंड इम्प्लाइड ऑफर आर ऑलवेज बाय कंडक्ट, बाय, जैसे आज भी अपने बीच कुछ लोग आए, उनको मैंने क्लास में बैठने दिया ना, तो वो आए, इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अभी समझा क्या? उनको कल सर ने ऑफर दिया था और वो आज आकर क्लास में बैठे, तो जब वो क्लास में आकर बैठे, मतलब दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। दैट वाज एन इम्प्लाइड। कुछ बोला क्या मैंने? ना उन्होंने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, बस आ गए बैठ गए और सर ने चालू कर दी क्लास। सर ने पूरा 1 घंटा पढ़ा भी दिया, इसका मतलब सर ने ऑफर या फिर उसने ऑफर एक्सेप्ट किया। ये बात समझ आई? दैट इज बाय कंडक्ट, दैट इज बाय एक्शंस ऑफ द पार्टी। एक्शंस, कंडक्ट, implied. Words expressed, expressed words, implied actions, express words, implied actions, express words oral or written, oral or express words oral or implied actions, conduct implied actions। सिंपल। समझा क्या? implied में शब्दों का इस्तेमाल, implied में सिर्फ actions justify करता है, और एक्सप्रेस्ड हमेशा शब्दों का इस्तेमाल करता है। शब्दों का इस्तेमाल ओरल भी हो सकता और रिटन भी हो सकता। पक्का गया? क्लियर? रिवीजन करेंगे फिर अपन अभी।